अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। उर्द मूंग की उन्नत प्रजातियां और इसकी वैज्ञानिक खेती पर जानकारी। मेथी की अच्छी उपज हेतु फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। प्रदेश के बहुत से किसान भाई जायद के मौसम में गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं। तो जो किसान इस मौसम में गर्मा मूंग और उड़द की खेती की योजना बना रहे हैं, वो इसकी खेती किस तरह से करें जिससे कि उन्हें अच्छा उत्पादन हासिल हो सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं तिरहुत कृषि महाविद्यालय ढोली मुजफ्फरपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर IB पांडे। उड़द एवं मूंग की उन्नत खेती। उड़द एवं मूंग भारत में उगाई जाने वाली प्राचीनतम फसलें हैं। विभिन्न फसलों के साथ एवं फसल चक्रों में उगाए जाने के कारण दलहनी फसलों में उड़द एवं मूंग का प्रमुख स्थान है। विभिन्न ऋतुओं खरीफ, रबी एवं बसंत में मैदानी क्षेत्रों से लेकर समुद्र तल से 1820 मीटर की ऊंचाई तक होती है। भारत में उड़द एवं मूंग की खेती लगभग 60 लाख हेक्टेयर में की जाती है। भूमि का चयन एवं तैयारी। मूंग एवं उड़द की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त भूमि दोमट होती है। मूंग एवं उड़द की खेती के लिए 2-3 हैरो लगाकर या कल्टीवेटर करके पाटा लगा देना चाहिए। बुवाई से पहले खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, जिससे अच्छा जमाव हो सके। जायद में सघन पद्धतियों को अपनाते हुए सिंचाई की सुविधा वाले खेतों में समय से बुआई करके मूंग एवं उड़द की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। प्रजाति का चुनाव। अच्छी उपज लेने के लिए कम समय में पककर तैयार होने वाली निम्न प्रजातियां उपयुक्त रहती हैं। सबसे पहले हम मूंग की प्रभेदों के बारे में बताते हैं। गर्मा उपज के लिए उन्नत प्रभेद हैं, सम्राट है, विशाल है, SML 668 है, HUM 16 है और सोना, ये सब उन्नत प्रभेदें हैं। उड़द के लिए भी सबसे जरूरी है कि हम उचित प्रभेद का चुनाव करें। इसके लिए टाइप 9 है, पंत U 31 है, पंत U 19 है। ये उन्नत प्रभेदें हैं और इन प्रभेदों की भी बुआई किसान भाई कतार में करें। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सीड की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। बीज शोधन। उड़द एवं मूंग के बीजों को 2.5 ग्राम थीरम एवं 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधन करना चाहिए। इससे प्रारंभिक अवस्था में रोग शोधक क्षमता बढ़ती है और बीज का जमाव अच्छा होता है एवं पौधों की संख्या में कमी नहीं होने पाती। सीड को बुआई के पहले राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य कर लें। राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने से और 10 से 15% तक उपज में वृद्धि हो जाती है। बुवाई की विधि। मूंग एवं उड़द की बुवाई देशी हल के पीछे कुड़ों में 4-5 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिए तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसकी बुवाई सीड ड्रिल के द्वारा भी आसानी से की जा सकती है।
छिटकवा विधि से इनका बुआई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत से बीज जमीन के ऊपर रह जाते हैं तथा कुछ बीज जमीन के बहुत नीचे चले जाते हैं जिनका जमाव नहीं हो पाता है। तो एक फसल से अच्छा उपज प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि एक यूनिट इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या ऑप्टिमम होना चाहिए। तो इसके लिए इसकी बुआई सदैव कतार में करें। उर्वरकों का प्रयोग। मूंग की अच्छी पैदावार के लिए प्रति हेक्टेयर 10 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम गंधक बुआई के समय कूड़ों में देना चाहिए। इसी प्रकार उड़द की फसल में 15 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय कूड़ों में देना चाहिए। और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर की पूरी मात्रा का व्यवहार बुआई के समय करें। खरपतवार नियंत्रण। पहली सिंचाई करने के बाद निकाई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। प्राय देखा गया है कि अगर मूंग के पौधों के साथ साथ खरपतवार भी जमीन में उगाते हैं, एक खरपतवार फसल की उपज में खरपतवार की संख्या एवं प्रकार के हिसाब से इसमें 25 से लेकर के 30% तक उपज में कमी आ जाती है। इसके लिए बुआई के 2-3 दिन के अंदर पेंडीमेथिलीन के 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व को 500 से 600 लीटर पानी में घोल कर करके छिड़काव कर दें। इससे खरपतवारों का जमाव नहीं हो पाता है। इस तरह से अगर हम गर्मा मूंग की बुआई करते हैं तो प्रति हेक्टेयर हमको 12 से लेकर के 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज प्राप्त हो जाती है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। मेथी की अच्छी उपज हेतु फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। दाने के लिए मेथी की खेती अपने राज्य में बहुत से क्षेत्रों में की जाती है और जिन किसानों ने मेथी की फसल लगा रखी है वो इस फसल की उचित बढ़वार हेतु इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी गढ़वाल। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेथी में 2 प्रकार की किस्में होती हैं। एक प्रकार की मेथी होती है जो सिर्फ उसके पत्ते को ही काम में लेते हैं, सब्जी के रूप में ले सकते हैं, मसाले के रूप में काम में ले सकते हैं। दूसरा ये है जो दाना मेथी है। दाना मेथी के अंदर क्या है, उसका जो इकोनॉमिक पार्ट है वो दाना है और उस दाने से ही उसको किसान उसी उद्देश्य से उसकी खेती करता है। किसान भाइयों, मेथी की फसल की अच्छी वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है कि उसमें कुछ प्रबंधन कार्यों को उचित तरीके से किया जाए। इसमें सबसे पहले बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन के बारे में। कई बार किसान भाई अपन देखते हैं कि निराई गुड़ाई अच्छी नहीं कर पाता और उसमें खरपतवार की समस्या ज़्यादा होती है। खरपतवार को नहीं निकालने की वजह से क्या पैदावार में कमी आती है। तो किसान भाइयों, आप जब ये 30-35 दिन की फसल हो जाए उस समय इसमें ढंग से निराई गुड़ाई करवाएं ताकि उसमें जो भी खरपतवार है उसका निदान हो सके और फसल में किसी प्रकार का कोई अवरोधक पैदा नहीं हो सके। मेथी की फसल में आप 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें ताकि इसमें पानी की कमी ना हो। सिंचाई आप पानी की उपलब्धता के अनुसार बहाव पद्धति, ड्रिप या स्प्रिंकलर के माध्यम से फसल में दे सकते हैं। बात यह है कि जब इसमें जब ये फलियां लगने लग जाती हैं, तापमान थोड़ा बढ़ता है, उस समय इसमें एक बीमारी आती है और वो बीमारी है पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से इसको बोलते हैं, जिसको कई जगह कई किसान भाई छाछे बोलते हैं। और उस फसल में किसान भाई आपको बता दूं कि पाउडरी मिल्ड्यू वाली जो समस्या है उसमें क्या होता है कि इसके पत्तियों के ऊपर, तने के ऊपर सफ़ेद सा पाउडरी मांस ऐसे इसके ऊपर दिखता है और पूरा का पूरा जो पौधा है वो उस पाउडर से ढक जाता है अगर समस्या ज़्यादा होती है तो। और वो तब होता है कि जब वातावरण में थोड़ी नमी होती है और पौधा अगर ज़्यादा अच्छी बढ़वार में नहीं है तो उस समय ज़्यादा समस्या ये आती है। तो किसान भाइयों, जब ऐसे लक्षण आपको दिखाई दें तो उस फसल के अंदर आप
इसमें पाउडरी मिल्ड्यू को जो कंट्रोल करने वाले कुछ रसायन हैं, उनमें एक तो है कि आप सल्फ़र के पाउडर का डस्टिंग करवाएं, क्योंकि सल्फ़र का पाउडर है वो आप सल्फ़र डस्ट के रूप में काम में लेते हैं, तो उसको आप 20 से 25 किलो तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप काम में ले सकते हैं। इसके अलावा वेटेबल सल्फ़र होता है, वो 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी सिफारिश की गई है। और अगर आप लिक्विड के अंदर काम में लेते हैं दवा, तो उसके लिए कैराथेन नाम की दवा आती है। उस कैराथेन नाम की दवा को भी आप 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके और इस फसल में छिड़काव करेंगे, तो इस प्रकार की जो समस्या है उससे कम फसल को नुकसान होगा और आपकी फसल अच्छी बचेगी। क्योंकि ये सबसे मुख्य समस्या इसके अंदर आती है जिसकी वजह से पैदावार में कमी आती है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें किसान भाइयों। अगर इसका आपने निदान समय पर कर लिया तो आपकी पैदावार अच्छी होगी और फसल भी आपकी अच्छी होगी। इस रोग के अलावा किसान भाइयों मोइला या एफिड कीट का प्रकोप मुख्य रूप से देखा जाता है। ये कीट फसलों की कोमल पत्तियों और टहनियों से रस चूसकर पौधों को कमजोर बना देते हैं, जिससे फसल में भारी नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा का प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ग्रीष्मकालीन भिंडी की अधिक उपज देने वाली किस्में व बुवाई तकनीक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जिन किसानों के खेत खाली हैं और सिंचाई जल की व्यवस्था है, उनके लिए ये समय ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुवाई के लिए उपयुक्त है। और इसी के अंतर्गत आज हम जानकारी देने जा रहे हैं ग्रीष्मकालीन भिंडी की खेती के बारे में। तो भिंडी की अधिक उपज देने वाली कौन कौन सी किस्म है और इसकी बुवाई की उचित तकनीक कौन सी है, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय अग्रवाल से। किसान भाइयों, आज मैं आपको भिंडी की फसल की किस प्रकार से उन्नत काश्त की जाए इसकी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि भिंडी की जो फसल हम लगा रहे हैं उसके लिए भूमि का चयन कैसी होनी चाहिए। भूमि जो होनी चाहिए वो बाली दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी होती है। और अगर हम भारी मिट्टी में इसकी खेती कर रहे हैं तो इसमें उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि उसमें जल भराव की स्थिति ना हो। भूमि के चयन करने के बाद इसमें ध्यान रखें कि इसकी अच्छे से जुताई कर लें। जुताई करने के बाद पाटा चलाएं और पाटा चलाने के बाद इस प्रकार से आप जुताई करें कि वो फाइन सीड बेड और भुरभुरा जो जमीन है वो भुरभुरी जमीन तैयार हो जाए। किसान भाइयों, अभी आपने ग्रीष्मकालीन भिंडी की खेती के लिए खेत तैयार करने के बारे में जाना। अब आप इसकी बुआई के लिए ग्रीष्मकाल में अधिक उपज देने वाली कौन सी किस्म का चुनाव करें, व बीज की कितनी मात्रा लेना है एवं उसकी बोनी किस तरह से करना है, आइए जानते हैं। इसकी जो उन्नत जातियां हैं जिसमें से अर्का अभय हुआ, पूसा सावनी है, इसके साथ साथ बनारस से निकली हुई कुछ किस्में हैं जो VRO 3, VRO 4, VRO 5 किस्में हैं। इस तरह की किस्मों का चयन आप करें तो इससे क्या होगा कि इनमें वायरस की जो समस्या आती है उसकी समस्या कम आएगी। और इसके लिए जो बीज दर रहेगी, अभी के मौसम में जो हमें बीज दर लेनी है वो 10 से लेके 15 किलो प्रति हेक्टेयर के मान से अपन को बीज दर इसमें लेनी है। किसान भाइयों, बीज जो हमने लिया, बीज को बुआई से पहले इसमें अपन को अंकुरण को सुनिश्चित करने के लिए ध्यान में रखें कि अगर अभी ठंडा मौसम है तो अभी ना बोएं, जैसे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि अगर कम तापमान में हम इसको बो देंगे तो इसमें अंकुरण प्रभावित होगा। इसके साथ साथ आप जब भी इसकी बोनी करें तो इससे पहले अगर इसको पानी में आप 8 से 10 घंटे बीज को भिगो के रख देते हैं और उसके बाद उपचार करके बुआई करते हैं तो इसमें अंकुरण अच्छा होता है। किसान भाइयों, इसको बोने से पहले इसमें फफूंदनाशक का आप उपचार कर लें। फफूंदनाशक के रूप में आप थायरम या बाविस्टिन या कार्बनडाजिम जिसे कहते हैं उसका उपचार कर सकते हैं। मात्रा रहेगी 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। जो हमने खेत तैयार किए हैं इसमें आप इसको कतार में बोनी करें और इस जो समय है इसमें 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं। किसान भाइयों, बहुत सारे इस समय इसके संकर किस्में आई हैं। संकर किस्मों की वृद्धि ज्यादा होती है, इसलिए इसकी जो दूरी रखेंगे किसान भाइयों वो कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर यानी 2 फीट रखनी है और साथ ही साथ इसमें पौधे से पौधे की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर रखनी है।
किसान भाइयों, इसके बाद ध्यान रखें कि बीज की बुआई के बाद आप खेत में नमी होना चाहिए। नमी नहीं है तो आप फव्वारा चलाकर भी पानी, स्प्रिंकलर चलाकर भी पानी दे सकते हैं, जिससे इसका अंकुरण जो है वो प्रभावित नहीं हो। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन भिंडी की फसल की अच्छी बढ़वार और अधिक उपज के लिए जरूरी है कि फसल में संतुलित मात्रा में खाद व उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाए तथा सिंचाई की उचित व्यवस्था की जाए। तो उसकी बोनी करते समय खाद व उर्वरक की कितनी मात्रा डालनी है एवं खड़ी फसल में कौन से उर्वरक कितनी मात्रा में प्रयोग करने हैं एवं सिंचाई कब व किस तरह करना लाभदायक होगा, इस बारे में उन्होंने बताया। अब इसकी बात करते हैं, पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं, तो इसमें लगभग 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मान से खेत तैयार करते समय गोबर की जो पकी हुई खाद को मिलाना चाहिए। साथ ही साथ इसमें अगर नाइट्रोजन, स्फुर और पोटाश की बात करते हैं तो इसमें लगभग 80 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो पोटाश और 60 किलो स्फुर देना रहता है, जो कि खेत में बुआई से पहले आपको देना है। नाइट्रोजन को ध्यान रखें कि आप 2 भाग में बांट लें, पहला आप बुआई के समय दे दें और जो आधा नाइट्रोजन है वो लगभग 30 से 45 दिन के बाद आपको इसमें देना है। किसान भाइयों, जैसे जैसे हमारी फसल बढ़ती है उसके बाद हमें इसकी सिंचाई का, चूंकि गर्मी के मौसम की फसल है इसलिए सिंचाई का सही ढंग से ध्यान रखना है और इसमें लगभग 1 हफ्ते के अंतराल पर इसकी हम सिंचाई करें। इसके बाद यदि आप स्प्रिंकलर से इसमें पानी दे रहे हैं तो स्प्रिंकलर से पानी देते समय आप ध्यान रखें कि शाम के समय स्प्रिंकलर ना चलाएं, अन्यथा उसमें पानी या नमी रह जाएगी जिससे कि उस पर फफूंद जनित रोग लगने की संभावना है। तो इसमें आप बहाव पद्धति से पानी दे सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों, आधुनिक विधि से अधिक उत्पादन लेने के लिए इसमें हम टपक सिंचाई पद्धति, जो कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहलाती है, उससे पानी देने में इसका जो अंकुरण अच्छा होता है, पौधे की बढ़वार अच्छी होती है। साथ ही साथ जो घुलनशील उर्वरकों को भी इसके माध्यम से दिया जा सकता है। इसके बाद इसमें एक जो समस्या आती है किसान भाइयों, इसमें आती है खरपतवार की या नींदा की। तो जैसे ही हम इसकी फसल की बुआई कर देते हैं, इसके बाद जो हमें प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी होते हैं, जैसे कि पेंडामेथिलीन होता है, फ्लूक्लोरेलिन होता है, इनका हमको प्रयोग करना है और इनकी 2 से 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के मान से बीज की बुआई के बाद और अंकुरण से पहले हमको छिड़काव कर देना है। इसके साथ साथ इसके जो खेत है उसमें आप कचरे को समय समय पर निकालते रहें, क्योंकि 25 से 30 दिन बाद जब इसमें खरपतवार नाशी का असर कम होगा तो कचरा या नींदा निकलने की समस्या आएगी। उस समय आप इसमें बैल से, ट्रैक्टर चलित मशीनों से या फिर आप हाथ से निदाई कर सकते हैं, जिससे मिट्टी चढ़ाने का भी कार्य हो जाता है और पौधे को मजबूती मिलती है। तो किसान भाइयों, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, सही प्रकार से बीज का चयन करें, उन्नत प्रजातियों को लगाएं। संकर प्रजाति लगा रहे हैं तो बीज के जो कतार से कतार की दूरी है वो आप दूर ज्यादा रखें, 2 फीट के अंतराल पर रखें। इसके साथ साथ आप इसकी सही समय पर खरपतवारों से देखभाल करते रहें, क्योंकि खरपतवारों से अगर हमारी फसल सुरक्षित रहेगी तो हमारी फसल में कीट एवं रोग लगने की संभावना कम से कम रहेगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला हाजीपुर के कृषक उमेश कुमार ने। यह केला की फसल से अधिक उत्पादन लेने हेतु किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो उमेश कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों को आज मैं पोषक तत्व के बारे में बताना चाहूँगा। केले का जो 30 से 40% लागत खर्च आता है कुल उत्पादन का, वो खाद एवं उर्वरक की मात्रा पे नष्ट हो जाता है। नाइट्रोजन की जो विशेष मात्रा होती है, यदि उसको हम गोबर की खाद से 25% दे दें तो केले में अत्यधिक उत्पादन ले सकते हैं। वानस्पतिक वृद्धि को हम 4 भागों में बांट के 200 ग्राम नाइट्रोजन, जो कि यूरिया से दिया जाता है, पर पौधे को दे सकते हैं। साथ में पोटास की बात की जाए तो पोटास 100 ग्राम पर पौधा आवश्यकता होता है। इसके साथ हम यदि जिंक दें, कॉपर दें, मैग्नीज दें और सल्फेट दें तो केले की अच्छी उत्पादन ली जा सकती है। जहाँ तक सिंचाई प्रबंधन की बात है तो केले के बाग में पर्याप्त नमी बनी रहनी चाहिए।
इसके लिए आवश्यकता अनुसार 10 से 12 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। केले के थाले में पुआल या पॉलिथीन बिछा देने से सिंचाई की मात्रा आधी हो जाती है तथा पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। कटाई छंटाई। केला लगाते हैं, उसमें से ढेर सारी शाखाएं निकलती हैं और केला तो होता है लेकिन उसमें फ्रूटिंग कम, यानी जो फल या फूल आते हैं लेट समय में आते हैं, साल में एक ही फल वो ले पाता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भूअस्तारी तना निकलता है मदर प्लांट से, उसको हटा देना चाहिए। यदि हटाना है तो ये ध्यान रखें कि मदर प्लांट को डैमेज ना, यानी नुकसान न पहुंचे। इसके लिए हम तने को काट के उसमें 3 से 4 ग्राम मिलीलीटर केरोसिन तेल का प्रयोग कर देते हैं और उसमें जैसे ही फ्लावरिंग आए उस कंडीशन में हम दूसरे तने को बढ़ने देते हैं ताकि आगे आने वाली फसल में हम अच्छा उत्पादन ले सकें और साल में 2 बार फली हमें प्राप्त होगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। देसी दुधारू पशुओं का नस्ल सुधार करके कैसे बढ़ाएं दूध उत्पादन। अरबी की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक बुवाई तकनीक पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatavihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ बिहार झारखंड, खबर ही जीवन है।